ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम प्रकरण वर्ण विचार के बाद में अब दूसरा प्रकरण संधि प्रकरणम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत संधि का परिचय के साथ ही संधि का प्रमुख भेद अच यानी कि स्वर संधि, उसके अंतर्गत दो प्रमुख संधि दीर्घ और गुण संधि का प्रस्तुतिकरण इस वीडियो में किया जा रहा है। इससे पूर्व के वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार के माध्यम से देख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास स्थित बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे यहाँ से जारी होने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने संधि प्रकरण की ओर। संधि प्रकरण जानते हैं इसकी परिभाषा को, वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात वर्णों का जो मेल है उसे संधि कहते हैं। यानी सामान्यतः दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि, यानी दो वर्णों के आपसी मेल से जो बदलाव हो, जो परिवर्तन हो, उसको हम संधि कहेंगे। आगे, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि वर्णों की, यानी कि दो वर्णों की अत्यधिक समीपता, अत्यधिक निकटता की संहिता संज्ञा होती हैं। जो वर्ण जिनमें संधि होती है, जो दो प्रमुख दो वर्णों में जो संधि होगी, जो निकट में आपस में जो दो वर्ण मिलेंगे, उनको संहिता संज्ञा नाम से जाना जाएगा, यानी कि उनकी संहिता संज्ञा होती हैं। तो अब देखते हैं इसमें एक उदाहरण, जैसे देव धन इंद्र। अब देव जो है पहला पद है और दूसरा है इंद्र। अब पहले पद देव के अंतिम वर्ण है अ, पहले पद का अंतिम वर्ण अ, और दूसरा पद है इंद्र, उसका प्रथम वर्ण है ई। तो अ और ई की अत्यधिक निकटता है, अर्थात इनमें ही संधि होगी अ और ई वर्ण में। तो अ और ई इन वर्णों की क्या हुई? संहिता संज्ञा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए इसमें देव प्लस इंद्र में संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो अ और ई। इस प्रकार से देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, ये संधि युक्त पद है और ये विग्रह विच्छेद है। संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। संधि पूर्व पद के अंतिम तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती हैं, जैसा कि अभी बताया। पूर्व पद जैसे ये देव है, ये पूर्व पद है यानी पहले वाला, तो इसका अंतिम वर्ण अ है, और उत्तर पद इसमें इंद्र है, इंद्र का प्रथम वर्ण ई है, तो अ और ई में संधि हुई। अगला, विग्रह या विच्छेद, पदों का अर्थ बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है। जैसे देवेंद्र, ये एक संधि युक्त पद है, और देव और इंद्र ये जो है वो विच्छेद है। विग्रह में प्रयुक्त पद सार्थक होने चाहिए, यानी कि जो ये संधि विच्छेद वाले जो पद हों ये सार्थक होने चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। संधि के विषय में कहा गया है, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी कि संधि कहाँ कहाँ होती हैं, इस संबंध में ये श्लोक है। इसका मतलब जानते हैं कि संहिता यानी कि संधि एक पद में यानी एक शब्द में, धातु और उपसर्ग में तथा समास में नित्य होती हैं, यानी हमेशा होती हैं, अनिवार्यतः होती हैं। यानी कि संधि कहाँ कहाँ नित्य होती हैं, तो एक पद में, धातु में, उपसर्ग में और समास में नित्य होती, किंतु वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह संधि करे या विग्रह पदों का प्रयोग करे। यानी कोई वाक्य है उसमें संधि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जरूरी नहीं है वक्ता को कि वो संधि करे,
लेकिन एक शब्द है, एक धातु उपसर्ग का कहीं उपयोग हो रहा है या कहीं समस्त पद का जो समास है, तो वहां पर संधि की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अवश्य ही करनी है। लेकिन वाक्य में आवश्यक नहीं है कि संधि करें, अन्यथा विग्रह पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं, विच्छेद भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहाँ संधि नित्य होती हैं ये ध्यान रखना, एक पद में धातु व उपसर्ग तथा समास में नित्य होती है। आगे बढ़ते हैं अब संधि के भेद। महत्वपूर्ण है कि संधि के कितने भेद हैं, प्रायः प्रश्न पूछा भी जाता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी आदि में भी आपने पढ़ा होगा, संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ संस्कृत में भी 3 प्रकार की। 3 कौन सी? स्वर या अच संधि। स्वर और अच के संबंध में मैंने बताया था कि अच एक प्रत्यार है जिसके अंतर्गत समस्त स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहते हैं। तो स्वर या अच संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि के मुख्यतः कितने भेद हुए? 3 भेद हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ है, भट्टोजी दीक्षित कृत, यानी कि भट्टोजी दीक्षित का जो ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसके अनुसार संधि के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद। प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि सिद्धांत कौमुदी यानी कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद हैं, तो कितने बताओगे? 5, पंचभेदा। अब 5 कौन से हैं? पहला अच यानी कि स्वर संधि, दूसरा प्रकृति भाव संधि, तीसरा हल यानी कि व्यंजन संधि, चौथा विसर्ग संधि और 5वां स्वादि संधि। तो इस प्रकार से भट्टोजी दीक्षित ने अपने सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में संधि के 5 भेद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य, यानी कि इनके बाद के जो आचार्य हुए हैं वरदराज, जिनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें संधि को 3 प्रकरणों में विभाजित कर संधि के 3 भेद ही माने हैं। अब 3 भेद माने हैं और क्या कहा है? प्रकृति भाव को अच में, यानी कि ये प्रकृति भाव और अच संधि में ही इसको सम्मिलित कर दिया। वह स्वादि को विसर्ग में, ये स्वादि है उसको विसर्ग में कर दिया, और एक हल। इस प्रकार से 3 भेद किए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में भी, यानी कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं, और अगर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 5। अब हम संधि के प्रमुख भेद, तीनों मुख्य भेदों की चर्चा करते हुए सबसे पहले अच यानी कि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अच स्वर संधि। 2 अच यानी कि स्वर, 2 स्वर वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन हो उसे अच संधि कहते हैं। यानी कि जो संधि होगी, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और सामने स्थित यानी बाद वाले पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण स्वर होंगे तो वहां स्वर संधि होगी। जैसे उप धन इंद्र, अब यहाँ उप का अंतिम वर्ण अ है, प में अ मिला हुआ है तो अंतिम वर्ण अ है, और सामने इंद्र का ई है तो अ और ई दोनों ही स्वर वर्ण हैं, इसलिए यहाँ स्वर संधि होकर के उपेंद्र। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अच संधि के विभिन्न प्रकार हैं। अब अच संधि के विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः, यानी कि अक, अक का मतलब अक एक प्रत्यार है। माहेश्वर सूत्रों में हमने प्रत्यार के संबंध में जाना था कि अ से लेकर के क तक में स्थित वर्ण, उसमें जो हल वर्ण हैं उनको छोड़ते हुए, तो अक प्रत्यार में कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ, री और लृ के परे यानी कि बाद में स वर्ण यानी समान वर्ण अच के रहने पर स वर्ण दीर्घ एकादेश होता है। यानी कि अक, अ, ई, उ, री, लृ, इनके सामने स वर्ण यानी कि अ का स वर्ण अ आ होगा, ई का स वर्ण ई होगा, उ का स वर्ण उ होगा, री का स वर्ण री यानी और लृ का स वर्ण लृ।
तो ऐसा सामने सवर्ण आ जाए तो उन दोनों की जगह दीर्घ एकादेश करना है। अब इस परिभाषा को इस सूत्रों के माध्यम से भी ऐसे समझ सकते हैं कि पहला पद होगा उसके अंत में अ या आ हो और दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण अ या आ में से कोई हो, तो दोनों की जगह क्या करना है, आ करना है, दीर्घ करना है। आ दीर्घ है, अ लघु है, तो दीर्घ जैसा का संधि का नाम ही दीर्घ संधि है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दीर्घ करना है, तो आ कर दिया। इसी प्रकार से पहले पद के अंत में लघु या दीर्घ ई हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण ई में से कोई हो, तब भी दोनों को क्या करना है, दीर्घ एकादेश यानी दीर्घ ई करना है। इसी प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ हो, सामने भी लघु दीर्घ में से कोई ऊ हो, तब दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ करना है, दीर्घ उकार। इसी प्रकार से री के सामने री के रहते दीर्घ री एकादेश होगा और लरी के सामने लरी होने पर लरी ही रहेगा, क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। अब अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ ई है, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ है, री का ऐसे, लेकिन लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो दीर्घ संधि के ये प्रमुख कंडीशन आपको स्मरण रखनी है। अब हम उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण को ठीक से देखते हैं। रत्न धन आकरह, यानी रत्न प्लस आकरह, यानी पूर्व पद रत्न है पहला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद आकरह है। संधि हमेशा दो सार्थक पदों में होगी, तो यहाँ पर दोनों सार्थक पद हैं और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मध्य संधि होगी। अब हम एक बार इस रत्न शब्द का विग्रह करते हैं समझने के लिए। रत्न में र वर्ण, र में अ र, फिर त हलंत है, त में अ नहीं है, त आधा है, फिर न है और न में अ है, तो रत्न ऐसे हुआ। उसके बाद में आकर, इसका विग्रह देखते हैं हम। देखो कि पहला आ वर्ण है, फिर क है, फिर अ, क में अ क, फिर र में विसर्ग है, र में अ सहित विसर्ग है, तो अह। तो इस प्रकार से ये इनका वर्ण विच्छेद किया गया। जैसे रत्न का र से लेकर के अंतिम वर्ण अ है और यहाँ आकर का इस प्रकार से यह विच्छेद होता है, वर्ण विच्छेद। अब रत्न का अंतिम वर्ण अ है और आकर का प्रथम वर्ण आ है, इन दोनों के मध्य संधि होगी, यानी अ आ, ये दोनों संहिता संज्ञक वर्ण हैं। अगर पूछ लिया जाए रत्नाकर में संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो अ और आ। तो अब इन दोनों को अ और आ के होने पर दोनों की जगह क्या आदेश करना है, दीर्घ आ। तो यहाँ दीर्घ आ करने पर हमारा रूप निष्पन्न क्या होगा, रत्नाकरः। र त फिर न में ये अ हट जाएगा, ये आ हट जाएगा, इसकी जगह आ आएगा तो ये आ की मात्रा लग जाएगी, फिर करह, रत्ना करह। तो समझ गए होंगे इस उदाहरण को। और आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ संधि के प्रमुख उदाहरण जो हैं वो दिए जा रहे हैं। एक एक उदाहरण को मैं यहाँ समझाता हूँ, शेष आप पढ़ सकेंगे, ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस PDF को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जैसा कि हमने जाना, अ आ के बाद में अ आ को दीर्घ आ करना है, तो देव प्लस आलय। अब देव में अ था, आलय का आ, दोनों की जगह आ करके देवालय। इसी प्रकार से विद्या प्लस आलय विद्यालय। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें दिए जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, ई के बाद में ई को दीर्घ इकार करना है। जैसे श्री धन ईश, यहाँ अंतिम वर्ण दीर्घ ई है, सामने भी दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई तब भी दीर्घ ई करना है, तो श्रीशः। इसी प्रकार से इति धन इव, इति में लघु ई है और सामने भी लघु है, लघु लघु होने पर भी दीर्घ करना है, तो अतीव। इसी प्रकार से हरि धन ईशः, हरीशः,
इस प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी समझना है। इसी प्रकार से ऊ के सामने ऊ के रहने पर दीर्घ उकार करना है। उदाहरण देख लेते हैं, भानु धन उदयः। तो भानु में लघु ऊ है और सामने भी लघु ऊ है, दोनों की जगह दीर्घ ऊ करना है, तो दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाएगी भानुदयः। इसी प्रकार से विष्णु धन उदयः, विष्णुदय, यहाँ लघु ऊ था, यहाँ भी लघु ऊ था, तो दोनों को दीर्घ कर दिया, दीर्घ ऊ की मात्रा विष्णुदयः। इसी प्रकार से अन्य को भी समझना है। अगली कंडीशन है, री के बाद में री के होने पर दीर्घ रिकार करना है। उदाहरण देखते हैं, होत्री प्लस रिकारः। अब होत्री अंतिम वर्ण री है, सामने भी री वर्ण है, अब दोनों को री होने पर दीर्घ री करना है, तो होगा होत्रीकारः। अब दीर्घ री में त के नीचे ऐसे डबल किया हुआ है, जो दीर्घ रिकार की मात्रा है, होत्रीकारः। इसी प्रकार से पितृ प्लस ऋणम, तो पितृणम, यानी कि यहाँ पर त में री है, सामने भी री है, दोनों को री मिला करके दीर्घ रिकार करना है। दीर्घ री करने पर पितृणम, त में इस प्रकार से डबल है, यानी दीर्घ रिकार है, तो पितृणम। इसी प्रकार से मातृणम, होत्रीषि, धात्रिकार, कृत्रिणम, इनका विग्रह उदाहरणों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर लृ के सामने लृ होगा तब लृ ही रहेगा, इसका दीर्घ नहीं होता है। लृ प्लस लृकार, लृकारः, यानी इन दोनों की जगह एक लृ हो गया। तवल लृ प्लस ऋकार, तवल लृकार। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं। तो ये थी दीर्घ संधि, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। अच संधि के भेदों में दूसरा प्रमुख भेद है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। क्या है? आद गुणः, यानी कि अ आ के बाद में इक, यानी एक एक प्रत्यार है, उसमें कौन से वर्ण हैं? ई, उ, री और लृ। अब इस एक ई के साथ इसका दीर्घ रूप भी समझना है, ई, उ के साथ इसका दीर्घ भी समझना है, री के साथ इसका दीर्घ भी समझना है। लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो अ आ के बाद में इक यानी ई, उ, री, लृ वर्णों के रहने पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, यानी कि गुण आदेश करना है। अब गुण क्या है? गुण संज्ञा के एक सूत्र है अदेंग गुणः। क्या है? अदेंग गुणः। आद गुण ये संधि विधायक सूत्र है और ये संज्ञा विधायक। ध्यान रखना, ऐसे सूत्र भी परीक्षा में प्रायः आते हैं। तो गुण संज्ञक सूत्र क्या है? अदेंग गुणः, यानी कि अ, ए और ओ, इसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। यह सूत्र अ, ए, ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आद गुण जो गुण संधि की ये चार प्रमुख कंडीशन है, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि संधि में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई होगा। सामने अगर ई है तो ए करना है, सामने अगर ऊ है तो ओ करना है, सामने अगर री है तो अर करना है, सामने अगर लृ है तो अल करना है। तो समझ गए होंगे कि पहला पद जो होगा, जैसे ये उप पहला पद है तो इसके अंत में अ है तो पहले पद के अंत में अ या आ में से ही कोई एक वर्ण होगा। सामने ई के होने पर ए, उ के होने पर ओ, री पर अर, लृ पर अल। मैं दोहरान इसलिए भी करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही स्मरण भी हो जाए, इसलिए वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो जाता है पर लक्ष्य याद करने का भी काफ़ी हद तक पूर्ण होगा। इसी दृष्टि को रखते हुए कई महत्वपूर्ण चीज़ों को रिपीट करता हूँ, दोहरान करता हूँ। अब इस गुण संधि के एक उदाहरण को देखते हैं। उपधन इंद्र,
ये संधि विच्छेद है और ये संधि युक्त पद है। अब उपधन इंद्र, अब उप का विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं अलग अलग वर्णों से। उप में उ वर्ण है, फिर प के अंतर्गत अ, तो उप का अंतिम वर्ण क्या है? अ है, यानी हमारे पहले पद का अंतिम वर्ण अ हुआ। सामने इंद्र में ई, फिर न में फिर द, फिर र और फिर अ में विसर्ग। तो दूसरा पद जो इंद्र है इसका प्रथम वर्ण ई हुआ। तो अब इस अ और इस ई में संधि होगी। ये दोनों संहिता संज्ञक वर्ण हैं। ये अ और ये ई, इन दोनों की संधि होने पर क्या करना है? ए करना है दोनों की जगह। ये ए एकादेश करना है। तो हम ए करते हैं तो क्या रूप होता है? उपेंद्र। अब उप था, उसका अ और ई हट करके ए हो गया, तो ए की मात्रा लग गई, उपेंद्र। तो समझ गए होंगे उदाहरण। अन्य प्रमुख उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। तो गुण संधि के प्रमुख उदाहरणों में हैं अ आ के बाद ई होने पर ए आधारित उदाहरण है नर धन ईशः, नरेशः, यानी नर का अंतिम वर्ण अ है, सामने दीर्घ ई है, अ और ई के होने पर भी ए करना है, तो ए की मात्रा लगेगी नरेशः। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को देखते हैं न धन इति। अब न में अंतिम वर्ण अ है और इति का जो प्रथम वर्ण है वो ई है। अ और ई होने पर ए करना है, तो ए की मात्रा हो गई नेति। इसी प्रकार से लोक प्लस ईशः, लोकेशः, यथेचम, गुडाकेशः, विद्या राकेशः, महेश, इन शब्द में गुण संधि हुई है। इनको विस्तार से आपको देख लेना है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हो सकेंगे। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि अ आ के बाद में अगर उ है तो ओ एकादेश करना है। जैसे पर धन उपकारः, पर शब्द का अंतिम वर्ण अ है और सामने उ है, तो अ और उ होने पर हमें ओ करना है, तो परोपकारः। इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः, सर्वोत्तमः, पादोनः, जलोर्मी, नवोढ़ा, गंगोदकम, महोदयः, हितोपदेश, इन सब में गुण संधि हुई है। इसका संधि विच्छेद भी अच्छे से द्रष्टव्य, देखने योग्य है। अगला जो बिंदु है अ आ के बाद में अगर री दीर्घ या लघु हैं तो दोनों की जगह अर एकादेश करना है। कैसे होता है देखते हैं। महाधन ऋषि, महा में अंतिम वर्ण आ है और सामने री है। आ और री वर्ण होने पर क्या करना है? अर करना है, तो महर्षि, आधा र ऊपर हो गया, तो इस प्रकार से रूप निष्पन्न हुआ महर्षि। इसी प्रकार से ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, कृष्णर्धि, देवर्षि, वर्षर्तु, उत्तमर्णः, तो इनके विच्छेद को भी देखना है। और ऐसे ही अन्य उदाहरण हो सकते हैं। और अंतिम कंडीशन है अ आ के बाद लृ होने पर अल एकादेश होगा। अब कैसे देखते हैं। मम धन लृकारः, मम शब्द में अंतिम वर्ण अ है, म में अ है, तो अंतिम वर्ण अ, सामने लृ, दोनों की जगह क्या करना है? अल करना है, तो रूप निष्पन्न होगा ममलकारः। इसी प्रकार से तव धन लृकारः, तवलकारः, या अंतिम वर्ण अ, सामने लृ, अ और लृ की जगह अल एकादेश कर दिया, ल आधा हलंत वाला, तो तवलकारः। इसी प्रकार से तथलकारः, ममलवर्णः, तवलदन्तः, कदलकारः, तो इस प्रकार से इसी तरह अन्य उदाहरण हो सकते हैं। आपको जो ये अभी तक का जो ये प्रकरण बताया है, इसकी ये PDF के में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप लिख करके प्रिंट करके भी इसका अभ्यास अध्ययन कर सकते हो। तो संधि का परिचय के साथ, संधि के भेदों के साथ, हमारा प्रथम प्रमुख अच संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ
और गुण संधि को पढ़ा। अगले भाग में हम अच संधि के अगले भेदों को भी पढ़ेंगे। तो आपके रीट का जो लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य बनाया है रीट परीक्षा का, परीक्षा अभी तक जो सूचना है उस अनुसार 2 सितंबर को होगी। तो उस तिथि को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। कई विद्यार्थी प्रश्न करते हैं क्या 2 सितंबर को हो जाएगी? अब वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इस समय तक 2 सितंबर को होगी यह घोषणा है। अगर और आगे जाती हैं तो और अधिक आपको समय मिलेगा। अभी आपके समय जो मिला है ये लॉकडाउन का, इसका अच्छे से उपयोग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर तैयारी करिए। आपको अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शम।